अब बच्चे बात ये बोली गई कि अगर कोई मुझसे बोलता है कि रिजल्टेंट निकालना है, a प्लस बी तो हमने सीख लिया। अगर कोई मुझसे कहता है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट b वेक्टर फ्रॉम a, ऐसी जरूरत पड़ेगी। कल मैंने आपको दिखाया था a माइनस बी को हमें सिंपली प्लस में ही कन्वर्ट कर देना है। सर ऐसा कैसे हो गया? सर सिंपल सा है ना, a प्लस माइनस बी लिख दो ना। दैट मीन्स आपको अगर लगता है कि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप सही है, कोई गलत नहीं है, पर आप टेक्निकली यहाँ पे इसको किसमें कन्वर्ट कर देना है? एडिशन में। तो फाइनली आपको भले चाहे माइनस मिले या प्लस मिले, आपको करना एडिशन ही है। a प्लस बी ए और बी का एडिशन है, a माइनस बी ए और माइनस बी का एडिशन है। तो टेक्निकली यू आर एडिंग a एंड माइनस बी। एक बच्चे ने कहा इसका मतलब नहीं समझ में आया। मैंने कहा 8 माइनस 7 8 प्लस माइनस 7 होता है। सर ये क्या बातें कर रहे हैं, तो बड़ा ऑब्वियस है भाई। ऑब्वियस है, मैं मान गया। तुम्हारी जेब में अगर मान लो 8 चॉकलेट के छोटे छोटे से पीसेस पड़े हुए हैं, 8 रैपर पड़े हुए हैं, 8 चॉकलेट पड़ी हुई हैं, अब उसमें से कोई 7 निकाल ले, तो भाई कहा ठीक है 8 में 7 निकाल लिए तो मेरे पास कितना बचा? सर 1 चॉकलेट बची। छोटे में जो गेम आप चॉकलेट चॉकलेट का खेलते थे, बड़े होके उस गेम को थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी की मान लेते हैं टोटल वैल्यूएशन, जो एसेट है वो 8 करोड़ के हैं, पर 7 करोड़ की आपकी उधारी है। अगर एक कंपनी के पास 8 करोड़ का पैसा पड़ा और 7 करोड़ की उधारी है, तो बताओ कंपनी का वैल्यूएशन कितने का हुआ? कोई भी समझदार बच्चा बता देगा, इसके लिए अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 8 प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 1। बड़ी धीरे आवाज निकल रही भाई, तुम्हारी क्लास में तो मैं बड़ी एनर्जी के साथ आता हूँ, बच्चे बहुत बढ़िया हैं। 8 माइनस 7 समझ में आया? 8 थे उसमें 7 निकल गया तो एक बचता है। और किसी कंपनी का 8 करोड़ के एसेट्स है और 7 करोड़ की लायबिलिटी है, तो उसकी कंपनी वैल्यूएशन भी 1 करोड़ बनेगी। तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 7। ठीक है। तो टेक्निकली कोई पूछे कि a प्लस a माइनस बी क्या होता है, तो आप बोल दोगे कि सर a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी। a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी। क्लियर? इसका मतलब बच्चे अगर मैं इसको डायग्राम में बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा आएगा, ये a है, इसमें से बच्चे मुझे माइनस करना है किसको? b को। आप कहोगे सर हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सर a में क्या ऐड कर देंगे? एग्जैक्टली इसका उल्टा क्लियर है ना? ये वेक्टर आ रहा होगा, ये वेक्टर बताओ क्या बना? इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। तो ये a माइनस बी आ गया। क्या हेड टू टेल एडिशन है? यस। a में माइनस बी ऐड करोगे तो क्या आपके पास a माइनस बी यहाँ पे आ गया। बस फर्क ये होगा कि a और b के बीच का, अगर तुमने, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अलजेब्रा है, अगर ये एंगल तुमने थीटा अज्यूम किया, if angle between a and b is theta, then angle between a and minus will be definitely equal to 180 minus theta। तो भाई को पूछे मॉडुलस ऑफ a माइनस बी क्या होगा, तो आप कहोगे मुझे a में b जोड़ना है, लेकिन एंगल जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर? यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन a एंड b। क्लियर? तो बताओगे a b और 180 माइनस थीटा वाला जोड़ सकते हो? अरे सर आपने सिखाया था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा, ना cos 180 माइनस थीटा अगर उसका है तो। क्लियर? तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है? माइनस cos थीटा। तो भाई सिंपल सा डिस्कशन आ गया। अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो डिफरेंस ऐसे लिखा जाएगा, और अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो एडिशन ऐसे लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो डिस्कशन बताना बेटा। अगर मैं पूछूं तुमसे कि एक वेक्टर 8 का है, दूसरा वेक्टर 8 का है, मैं इनको ऐड करता हूं, दोनों वेक्टर्स को ऐड करता हूं और मुझे रिजल्टेंट मिलता है, मुझे जो रिजल्टेंट की वैल्यू मिलती है बेटा वो कितनी मिलती है? 8 मिलती है। तो अगर मैं 8 का वेक्टर को 8 के वेक्टर के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा सेम वेक्टर को, तो बताइए बेटा
सब्ट्रैक्ट करने पे जो मेरा डिफरेंस आएगा वो वैल्यू क्या होगी? क्लियर? लैंग्वेज इज लाइक दिस, देयर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8, another vectors of magnitudes of same magnitude. If we add these two vector, we get new vector of same magnitude. But if we subtract these two vector, what will be the magnitude of difference? What will be the magnitude of difference? Okay, बताएंगे आंसर क्या होगा? एक वेक्टर 8 का, उसमें दूसरा वेक्टर भी 8 का जोड़ो, थर्ड साइड रिजल्टेंट होती है, बाय चांस वो भी 8 आ गया। इसका मतलब जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे थे उनके बीच का एंगल कितना था? 120 डिग्री था। सब्ट्रैक्शन में 8 में क्या जोड़ा जाता है? बोलो, 8 में क्या जोड़ोगे? इसका एग्जैक्टली उल्टा जोड़ दोगे ना। तो ये जो तुमने ब्लैक वाला डिस्कशन लिया था ये a प्लस बी का था, और अब तुम क्या कर रहे हो? a में क्या ऐड कर रहे हो? माइनस बी ऐड कर रहे हो। तो क्या अपने आप ही ये लेंथ डिफरेंस क्या आ गई? तो अब मुझे बताओ बहुत अच्छे से, जो तुमने नेक्स्ट एडिशन किया है, जो एडिशन तुम कर रहे हो उसमें ये भी 8 है, ये भी 8 है, 8 में 8 जोड़ना है। मेरे साथ बोलो बिल्कुल हिंदी में, सीधी सीधी बात, 8 में 8 जोड़ना है। पर इन लास्ट जिनको आपको ऐड करना है उनके बीच का एंगल कितना है? ए और बी के बीच का एंगल कितना है? देखो साफ साफ, ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। That means if you want to add a and minus b, तुम्हें क्या ऐड करना है? a में माइनस b। तो पहले का मैग्नीट्यूड 8, दूसरे का मैग्नीट्यूड 8, और a और माइनस b के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। तो बताओ डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर? बोलो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 कॉस के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा? 60 और 120, क्योंकि डिफरेंस लेते समय a और माइनस b के बीच का एंगल तो वही हुआ है ना। तो बच्चे कोई फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हुआ है, तुम्हें 8 में 8 जोड़ना है तो कॉस लिखो जो भी एंगल आ रहा है, 8 में माइनस 8 जोड़ना है तो जो भी एंगल आ रहा है उसका कॉस लिखो। बट यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कॉस 60 1/2 कैंसिल, तो ये 8 स्क्वायर आ गया, कॉमन ले लोगे तो आंसर विल बी लाइक 8 रूट 3। ओके, आई टोल्ड यू दैट द एंगल बिटवीन थीटा a एंड b इज थीटा। ओके, फॉर्मूला प्लस का ही है, फॉर्मूला प्लस का ही है। ये तो मैं बुक्स की वजह से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो टॉपिक को पढ़ाऊं ही ना। मैं तो सीधी सी बात करूं, a माइनस b नहीं होता है, a प्लस माइनस b होता है। यू आर एडिंग दी टू वेक्टर्स a एंड माइनस b, एंड जब भी एडिशन करोगे तो कॉस ऑफ एंगल लिखना है। अब वो एंगल क्या होगा तुम्हें दिख गया? क्लियर? चलो इसका डिस्कशन बताना। अगर ये वेक्टर बेटा आपके पास एक 8 का है, ये वेक्टर आपका 6 का है, और ये एंगल मैंने 60 डिग्री मान लिया, ठीक? तो आपको इन दोनों वेक्टर्स का सम लिखना है, इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस बताना है कितना होगा। 8 और 6 का समेशन दोनों वेक्टर्स का, और दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस, दोनों वेक्टर का समेशन और दोनों वेक्टर का डिफरेंस। ये तीन क्वांटिटीज बताओगे, पहले क्या आएगी? यहाँ पे पहला ब्लैंक क्या आएगा? 64। दूसरा ब्लैंक क्या आएगा? 36। दूसरे ब्लैंक में बेटा, थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा? 48। 2 into 8 into 6 into cos। क्लियर? अब बता, जो डिफरेंस लिखोगे तो फर्स्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? 36। 2 into 8 into 6। मैं बोल रहा हूँ सम, डिफरेंस नहीं होता, सम होता है। तो प्लस, फिर कॉस के साथ क्या आएगा? 120। 8 और 6 को जोड़ोगे बच्चे तो एंगल कितना हो जाएगा? 120। तो को मुझे डिफरेंस कोई होता है, कोई फॉर्मूला होता है, कोई नई चीज होती है? एडिशन ही फॉलो कर रहे हो सर। आई एम जस्ट फॉलोइंग एडिशन। 8 minus 7 is 8 plus minus 7। तो यहाँ पे क्या आएगा? What's the angle between 8 and 6? What's the angle between 8 and 6? You will say 60 degree. What's the angle between a and minus 6? Then angle between 120 degree। तो आप एंगल यहाँ 120 रखोगे ना। तो बोलो आंसर क्या आया? 64 36 is 100।
cos 61/2 कैंसिल करेगा तो आंसर विल बी लाइक 148. डन. नेक्स्ट cos 120 बताओ, cos 120 प्लस होगा माइनस होगा? -1/2 तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 100 - 48 आएगा, तो देन वैल्यू विल बी लाइक √52. क्लियर? मैं एक वर्ड बेटा लिखूं, बताना क्या होता है. कंपोनेंट्स का मतलब समझाओगे क्या होता है? बोलो बच्चे, कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है? पार्ट्स. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया. तो मैं यहाँ पे पार्ट्स लिख देता हूँ. मुझे बताओगे पार्ट्स का मतलब अगर समझने की कोशिश करें तो बच्चे हम लोग सब जेल पेन यूज करते हैं. जेल पेन बेटा अगर आपने देखा हो तो इस तरीके से बेटा आपके पास एक कैप आ जाता है यहाँ पर, एक उसके अंदर एक रिफिल पड़ी होती है. वो रिफिल आपने रेड कलर की अज्यूम कर ली है ना. ये रिफिल आ गई बच्चे. आगे आपके यही रिफिल टिप में जाके कनेक्ट हो जाती है. फिर आप सोचते हो कहीं ऐसा ना हो कि पेन आपका निब जो है वो इंक सूख जाए, तो उसके ऊपर आप एक कैप लगा देते हो इस तरीके से. ठीक. और अगर रिफिल को चेंज करना है तो हम बैक साइड में एक कवर लगा देते हैं इस तरीके से. इसको अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो मेरा पेन, मैं उसके रिफिल को चेंज कर सकता हूँ. ठीक. अब मुझे बच्चे बताओ, क्या मैं इस पेन को खोलना शुरू करूं? एक छोटे बच्चे को पेन दे दो, थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्या होने वाला है. आपने पहले क्या किया सर, वो पीछे वाला कैप निकाल देते हैं, दिख रहा है. फिर आपने क्या किया, वो सर जो ब्लू बॉडी है ना सर, वो अलग कर देते हैं. ठीक है ना. ब्लू के बाद बेटा आपने उसके अंदर रिफिल पड़ी थी वो सब अलग निकाल के रख दी. ये रिफिल आ गई बेटा इस तरीके से पॉइंट के साथ. और सब वो जो आपने एक कैप बनाया था सब वो अलग कर दिया. क्लियर? आज समझ में आई बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपने पेन को क्या करा, उसको कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड किया नहीं किया? क्या बच्चे, अगर मैं ऐसे सोचूं, ये जो आपके ब्लू रेड ब्लू, ये पिंक है, ये ब्लू है, पिंक ब्लू रेड ग्रीन, इन सबको ऐड कर दो तो क्या कंप्लीट पेन मिल जाएगा? तो हमने क्या बच्चे आज तक एडिशन पढ़ लिया था कि अगर मैं कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा तो एक कंप्लीट बॉडी बन जाएगी. तो क्या उल्टा भी पॉसिबल होता है? अगर आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है तो कैन यू डिवाइड दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इनटू पार्ट्स? बोलो बेटा. यस सर. अब बातें बेटा ऐसी हैं कि सर ये तो बात आप तो कहानी सुनाने लगे. वो जो हमारे मम्मी पापा या दादा दादी वो देखते हैं ना, कौन से आजकल चैनल्स आते हैं, आस्था चैनल, संस्कार चैनल, प्रवचन चलता रहता है ना. सो वैसे आप बता रहे नहीं बेटा, मेरा अपना एक पर्पस है. यहाँ पर हमने वेक्टर्स को ऐड किया. अब बच्चे का मेरे पास एक वेक्टर हो, मैंने एक वेक्टर बच्चे ऐसे लिया यहाँ पर, ये मेरे पास एक वेक्टर था. मैं चाहूं तो बेटा इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं बच्चे, दिखता है? इसका मतलब ये जो जर्नी थी, मैं पहले यहां से यहां तक गया, फिर 90 डिग्री पे टर्न करके यहाँ पहुंचा. फिर मैंने कहा नहीं सर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं सर यहाँ से यहाँ पे आऊं, यहाँ से यहाँ पे जाऊं और ऐसे आ जाऊं. अब बताओ इस ब्लैक वेक्टर के कितने कॉम्पोनेंट्स हो गए? सो 3 कॉम्पोनेंट्स हो गए. मैं चाहूं तो इसके कॉम्पोनेंट्स और बढ़ा सकता हूँ. सर मैं यहाँ से ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं और ऐसे आ गया. क्लियर? तो मुझे एक छोटी सी बात बता सकते हो बेटा, यहाँ पे आपने क्या किया, दो वेक्टर्स को बेटा ऐड किया. यहाँ पे आपने कितने वेक्टर्स को ऐड किया बेटा? 3 वेक्टर्स को ऐड किया. नेक्स्ट आपने कितने वेक्टर्स को ऐड किया बेटा? 5 वेक्टर्स को. 5. तो एडिशन ऑफ 5 वेक्टर इज ब्लैक वेक्टर, एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स इज ब्लैक वेक्टर, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स ब्लैक वेक्टर. क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहानी कहना चाह रहा हूँ बच्चे? उल्टा पढ़ो. In first story you have divided R into 2 components. In second story you have resolved R into 3 components. And last you have resolved R into 5 components. तो एक वेक्टर के आप कितने पार्ट्स कर सकते हो? तो सिंपल सी लैंग्वेज आती है, a vector can be resolved into, कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सकते हो? Can be resolved into,
बोलो बच्चे कितने पार्ट्स में? n, और n की वैल्यू बेटा आपकी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? You can resolve into 2 components, you can resolve into 3 components, you can resolve into 4 components, any components. Clear? तो नेक्स्ट डिस्कशन आता है बेटा जो हमारा पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो आता है बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। भाई कंपोनेंट तो कितने भी कर सकते हो, पर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में चलते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ऐसा वेक्टर को बेटा हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक? तो आप अच्छे से देखो बच्चे, आपने एक वेक्टर कॉपी पे ड्रॉ किया, ये वेक्टर दिख रहा है आपको। इस वेक्टर से परपेंडिकुलर आप दो लाइंस सोच सकते हो, एक y ले सकते हो, एक x ले सकते हो, दिख रहा है? क्लियर? ये जो वेक्टर बेटा आपने a बनाया था, इस वेक्टर को आपने ऐसे लिख दिया OP। अब मुझे बताओगे वेक्टर a जो है वो बेसिकली टेल और हेड के हिसाब से OP भी है। हाँ सर, दोनों बातें सही है। a उसका नाम रख दिया गया, OP उसकी पूरी यात्रा के हिसाब से O से स्टार्ट हो गया P तक गया, ऐसा आ गया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट डिस्कशन बेटा देखना मैंने क्या किया, ज्यादा नहीं चेंज किया। ये आपने y लिया, ये आपने x लिया, दिख रहा है? और यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर बेटा आपने फिर से वही सेम वेक्टर a ड्रॉ किया। अब मुझे बताओ बेटा क्या ओरिजिन से P तक जाने तक कोई रास्ता और भी है क्या? हाँ सर, मुझे अगर O से P तक जाना है तो बच्चे पहले मैं O से Q तक जाऊं और फिर उसके आगे Q से P तक, दिख रहा है? OQ and QP। OP वेक्टर कैन बी रिटन एज OP। क्या OP के दो कंपोनेंट किए बच्चे मैंने? OP journey is divided into OQ plus QP. OP journey is divided into OQ plus QP. Clear? बेसिकली बच्चे आपने जाने अनजाने एक वेक्टर जो कंप्लीट था उसके दो कंपोनेंट कर दिया आपने, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? अब बताओगे ओपी कैसा है? तो बच्चे एक छोटी सी बात मेरी कभी रह गई, कभी मैंने क्लास में डिस्कस किया है, कहीं पे छोटा नोट यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह। क्या बच्चे मैंने आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख के दिखाया क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखी जाती, अगर आप दो लाइन खींच दीजिए ऐसे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। जैसे कि पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ 50 आई कैप कितना होगा? 50 आई कैप एक ऐसा वेक्टर है जो 50 का है और किधर राइट कर रहा है? आई कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 50 आई कैप कितना हो जाएगा? 50। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होता है बेटा ए लिखा जाता है, या फिर अच्छी बुक्स में इसे सिंपली ए भी लिख देता है। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप O से Q गए, Q से P गए, तो ये जो आपके पास डिस्कशन आ रहा था, मुझे बताओ OQ कितना हुआ? OQ को लिखा जाता है सिंपल AX आई कैप। QP को लिखा जाता है बेटा AY J कैप। सर ये AX क्या हुआ? तो बच्चे आप OQ ध्यान से देखिए किस डायरेक्शन में है? OQ किस डायरेक्शन में है? OQ किस डायरेक्शन में? क्या अलोंग एक्स एक्सिस है? तो बच्चे हम अपने मैसेज को देने के लिए, हिडन मैसेज को देने, AX मतलब क्या है? कंपोनेंट ऑफ A अलोंग X। सिमिलरली AY क्या है? कंपोनेंट ऑफ A अलोंग Y। तो मुझे बच्चे बताओगे AX AY क्लियर? तो जो आपके पास OP वेक्टर जो था, OP वेक्टर A था, OQ क्या हो जाएगा? AX आई कैप, और QP क्या हो जाएगा? AY J कैप। ये क्लियर? सर इस हिसाब से एक तरीके से ये जो हम लंबी चौड़ी कहानी OQ की कर रहे थे, वो कहानी टूट के ऐसे आ गई, और ये कहानी बिल्कुल एब्सोल्यूट है, इसमें कोई अब सोचने की जरूरत नहीं। दिस इज वेक्टर A, दिस इज कंपोनेंट ऑफ A along X and this is component of A along Y। बोलो फिर से, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज कंप्लीट वेक्टर, this component of A along X, this component of A along Y, this is component of this A, this component of A along X, this component of A along Y। Done?
सर ठीक है, हम आपकी बात समझ गए सर, लेकिन कहना क्या चाहते हो सर? तो बच्चे ये ट्राइंगल है, ये आपका वेक्टर बना। अगर मैं इसको सिंपली ट्राइंगल के टर्म में सोचूं तो ये मेरी एक लेंथ ax आएगी, ये मेरी लेंथ ay होगी, और अब मैं वेक्टर के टर्म में ना सोच के ट्राइंगल के टर्म में सोचा तो ये कितने का होगा? a मैग्नीट्यूड का। देखो ये कितने Yes, sir. मैग्नीट्यूड का होगा? ax का। y कितना हो जाएगा? ay। तो क्या आप इन सारी क्वांटिटीज में कोई रिलेशन निकाल सकते हो? हाँ सर, cos थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ax will be like a cos थीटा। समझ में आई बात? कंपोनेंट ऑफ a along x क्या होगा? इसे पूरा बोलो अच्छे से मेरे साथ। कंपोनेंट ऑफ a along x क्या होगा? a cos थीटा। फिर से बोलो, साइन थीटा किसके इक्वल होगा? ay बाय। तो क्या ay की वैल्यू बच्चे यहाँ पे a sin थीटा लिख सकते हैं? ay is equal to क्या होगा? a sin theta। ay is component of a along y will be a sin theta। component of a along y will be a sin theta। component of a along y will be a sin theta। clear? तो ax is a cos theta, ay is a sin theta। तो अगर मैं बच्चे आपसे पूछूं, बहुत सिंपल सा डिस्कशन आता है यहाँ पे, अगर मेरे को वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोलो बच्चे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल पता हो, बोलो इतना ही तो पता है इस डायग्राम में, तो क्या मैं उसके दो कंपोनेंट लिख सकता हूं? तो जिससे आप एंगल मेजर करते हो उस डायरेक्शन का कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस कंपोनेंट, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज साइन कंपोनेंट। यू कैन राइट वेक्टर a थीटा एज ax equal to a cos theta and ay is equal to a sin theta। डन है? चलो मैं ज्यादा नहीं पूछूं बच्चे तुमसे, एक छोटा डिस्कशन, बिना कुछ अभी कुछ पढ़ाया नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो वेक्टर a जो है, अगर बच्चे में 6i कैप प्लस 6√3j कैप लिखूं, ठीक, और एक वेक्टर बेटा 4√3i कैप प्लस 4j कैप लिखूं, तो क्या आप लोग बच्चे ये वेक्टर्स कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो? 6i कैप प्लस 6√3j कैप वेक्टर कितना होगा? बोलो। ये x में कितना चलेगा? 6। y में कितना चलेगा? 6√3। तो सर आपके पास ये वैल्यू आ गई सर, यहाँ पर से ये x में कितना चलता है? 6। y में कितना चलेगा बच्चे? 6√3। तो 6√3 और 6i कैप के अकॉर्डिंग बच्चे ये जो आपका वेक्टर आया वो a आ गया। Yes, sir. क्या बच्चे आप लोग मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो कितना होगा? पाइथागोरस अंकल पकड़ो जाके, पाइथागोरस अंकल से पूछोगे तो बोलेंगे सर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोलो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, बोलो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, 6√3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? 144। रूट 144 कितना आ गया? 12। से वेक्टर 12 के मैग्नीट्यूड का होगा और कितने एंगल पर होगा? ट्रिग्नोमेट्री जिंदाबाद, 60 डिग्री पे आएगा। बताओगे 4√3i कैप प्लस 4j कैप कैसा वेक्टर होगा? सर बोलो बोलो। 4√3 एक्स एक्सिस के अलोंग और 4 y तो y एक्सिस के 4√3i अलोंग। कैप बेटा ऐसे आ गया यस और सर। 4j कैप ऐसे आ गया। यस सर। तो क्या ये बेटा मेरे पास 4√3i कैप प्लस 4j कैप बन गया? यस सर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सब 4√3 हॉरिजॉन्टल में आ गया, 4 वर्टिकल आ गया, तो बताइए बेटा इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 4√3 स्क्वायर, 4√3 स्क्वायर 48, 4 स्क्वायर 16, 48 प्लस 16 64, तो 8 आ गया ना। ये वेक्टर 8 के मैग्नीट्यूड का होगा और कितने एंगल पर होगा? 30 डिग्री पे होगा। क्लियर? अगर मुझे वेक्टर दिया जाए, उसका मैग्नीट्यूड दिया जाए, देखो क्या दिया है, वेक्टर उसका एंगल दिया जाए, तो क्या मैं इसके कंपोनेंट्स कर सकता हूं? यस सर, जिससे एंगल मेजर करते हैं उस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन। और अगर मैं वेक्टर के एक्स और वाई दे दूं, बोलना बिल्कुल समझ के, एक्स और वाई दे दूं, तो मैंने उसका बेस और परपेंडिकुलर दे दिया,
अगर एक्स और वाई दे दिए जाए तो क्या मैं उसके कंपोनेंट से उल्टा वेक्टर निकाल सकता हूं? हाँ सर। कैसे निकालोगे? जब आप उन्हें स्क्वायर करके ऐड करोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बोलो बोलो। और एंगल कैसे निकालोगे? tan थीटा की वैल्यू बेटा पक्की बात क्या हो जाएगी? ay/ax। तो ये कहानी पक्की है। अगर वेक्टर दिया जाए तो क्या मैं उसके कंपोनेंट कर सकता हूँ, और कंपोनेंट दिए जाए तो क्या मैं उसको वेक्टर बना सकता हूँ? क्लियर? चलो मुझे बताना बच्चे, एक वेक्टर लिख रहा हूं, इसको आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना है। सर ये वेक्टर सर एक फोर्स है 16 न्यूटन का, 16 न्यूटन का फोर्स बेटा आप अप्लाई करते हो कितना एंगल पे? 30 डिग्री पे। तो इसका बेटा आपको, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो इस फोर्स का आपको कौन सा कंपोनेंट निकालना है? एक्स कंपोनेंट। इसका निकालना है वाई कंपोनेंट। और जब एक्स और वाई निकाल दोगे तो इसको आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना है। बताओ एफ एक्स कितना होगा? जिससे एंगल मेजर करते हो बच्चे उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है? क्या बोलोगे? कॉस कंपोनेंट। तो 16 cos 30 आएगा, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होता है? तो जिससे एंगल मेजर करते हो उस डायरेक्शन में कॉस, और दूसरा बचा साइन। तो बोलो एफ एक्स कितना आएगा? 16 cos 30। cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2। then answer will be like 8√3। क्लियर? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग y कितना होगा? 16 sin 30। sin 30 कितना हो जाएगा? 1/2 and answer will be like 8। तो fx कितना हुआ बच्चे? 8√3। तो x जो होता है आप ऐसे बोलोगे 8√3। स्क्रीन दिख रही है सारे बच्चों को? मैं बच्चे ऐसे देखो क्या करें, रियल में डिस्कशन ऐसा आता है, आगे चल के आप लोग प्रोजेक्टाइल करके एक चैप्टर पढ़ोगे। अब ये आपके पास बेटा एक ग्राउंड आ गया, इस ग्राउंड से आप क्या करते हो बेटा? एक बॉल को लॉन्च करते हो बेटा v0 कितना एंगल पे बेटा? 60 डिग्री पे। ठीक है ना? ये वैल्यू बेटा आपने v0 लिख ली। अब ये बॉल चलते 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 वापस यहाँ पे गिरेगी। बताओ इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसी है बेटा? से यहाँ वेलोसिटी v मान ली, और हॉरिजॉन्टल से एंगल बच्चे 30 मान लिया। टॉप मोस्ट पॉइंट के पहुंच के वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? v प्राइम हो गई। यहाँ पहुंचते वेलोसिटी बेटा बॉल आगे जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है। ये एंगल कितना आ गया बेटा आपका? मान लेते हैं 30 डिग्री। क्लियर? तो क्या आप ये जो वेलोसिटी है बच्चे, क्या इस वेलोसिटी के आप कंपोनेंट कर सकते हो? जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो हॉरिजॉन्टल को x और वर्टिकल को y मान लेते हैं। बताइए बोलो बच्चे, जिससे एंगल मेजर करोगे उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? cos। उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन। तो बताओगे v वेक्टर क्या होगा? तो आप बोलोगे v cos 30 और v sin 30। ये बॉल आपका v स्पीड से 30 डिग्री पे जा रहा है, पर क्या ये बॉल आगे भी जा रहा है? हाँ सर। क्या ये बॉल ऊपर भी जा रहा है? हाँ सर। यस सर। तो जिससे एंगल मेजर करता है उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है? cos। तो इसकी वेलोसिटी भले ऐसे लिखी जाए तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x वाली वेलोसिटी हो जाएगी v cos 30, और ऊपर वाली वेलोसिटी हो जाएगी v sin 30। तो v√3/2 i कैप प्लस v/2 j कैप। क्लियर? अगला डिस्कशन आता है बेटा का v प्राइम i कैप प्लस, देखोगे यहाँ पे जब वेक्टर आया, देखो दिख रहा है ये वेक्टर श्योरली बच्चे आपका आगे जा रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा है। अब आगे जा रहा है तो उसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? अलोंग x एक्सिस। और y वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर v प्राइम i कैप आ गया। ऐसे बच्चे थोड़ी देर बाद देखा तो बॉल ऐसे नीचे की तरफ जा रही, दिख रहा है ये बॉल आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। सर आगे किस वेलोसिटी से जा रही होगी? अरे सिंपल, जिससे एंगल मेजर किया उस डायरेक्शन में cos। तो v प्राइम cos 30, और नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोलो 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 v प्राइम sin 30। तो बताओगे ये वेक्टर क्या बनेगा? ये वेक्टर बन जाएगा v प्राइम cos 30 से आगे जा रहा है, और v प्राइम sin 30 वाली वेलोसिटी किधर है? प्लस j कैप है या माइनस j कैप है? साइन वेलोसिटी अपवर्ड है डाउनवर्ड है? साइन वाली वेलोसिटी बेटा अपवर्ड है डाउनवर्ड है?
cos तो आगे है, sin डाउनवर्ड है, cos आगे है, sin डाउनवर्ड, तो v प्राइम डबल sin 30 माइनस j कैप। ये क्लियर है डिस्कशन? फिर से बताओ, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख के देता हूँ बेटा। एक इस तरीके से आपने फोर्स लिया, ये आपके पास x है, ये y है, ये आप बेटा 16 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हो और ये एंगल बच्चे 120 डिग्री है। तो बताएंगे अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो इसका x फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए बेटा, क्या आएगा? i कैप प्लस j कैप वाले फॉर्म में। फाइनल क्वेश्चन, आंसर बताइए। 16 cos 60 समझ में आ रहा है और 16 sin 60, जिससे एंगल मेजर करते हो उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है? cos 60। उससे परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होता है? sin 60। क्लियर? तो मुझे बताओगे फाइनली आंसर 16 cos 60 किस डायरेक्शन में है? i कैप और माइनस i कैप? माइनस आई कैप। 16 sin 60 किस डायरेक्शन में है? i कैप, j कैप और माइनस j कैप? जे कैप। j कैप। बहुत बढ़िया। तो आंसर हो जाए cos 60 1/2 माइनस 8 i कैप प्लस 8√3 j कैप। ये फोर्स क्लियर? यस सर। तो बच्चे एक बात जो हमने बोली अभी समझो। फाइनली लेक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं। अगर मुझे वेक्टर और उसका एंगल दे दिया जाए, प्लेनर वेक्टर को, क्या मैं उसके दो कंपोनेंट्स कर सकता हूँ, x और y? यस सर। If this angle is measured with x-axis, if this angle is measured with x-axis, the next component will be like a cos theta and y component will be a sin theta. Done? और अगर उल्टा बच्चे में लिखूं ax और ay पता हो तो क्या मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। और क्या एंगल निकाल सकता हूं? तो Yes, tan sir. theta इक्वल टू ay by x। ओके? Yes, sir. चलो मुझे इसका आंसर बताना। आप जल्दी से बताओ भाई, लेक्चर के लास्ट के 10 मिनट्स में जल्दी जल्दी पॉइंट्स पढ़ो। अगर बच्चे मैं किसी टावर से एक बॉल को ऐसे हिट करूं तो ये बॉल उड़ते 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 ऐसे आ रही होगी। ये अगर Yes, x sir. है और ये y है, मैं इसकी वेलोसिटी बेटा इस मोमेंट पे, वेलोसिटी हमेशा लॉन्ग टेंजेंट होती है, इसको मैं 15 मीटर पर सेकंड मान लूं और इसका एंगल बेटा कितना मान लो यहाँ पे 30 डिग्री। तो क्या मुझे आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लिख के दिखा सकते हो क्या होगी वेलोसिटी? ए थीटा के फॉर्म में तो है, क्या तुम इसे एक्स और वाई के टर्म में लिख सकते हो? बोलो इसकी जिससे एंगल मेजर करेंगे उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आएगी और उसके परपेंडिकुलर कितनी आएगी? वेलोसिटी 15 cos 30 माइनस आई कैप 15 sin 30 माइनस जे कैप। क्लियर है? यस सर। तो 15 cos 30 कितना हो जाएगा बोलो सर? 15√3/2 से ये लेफ्ट में जा रहा होगा बच्चे, ऐसे लिखा जाता है। कोई देहाती आदमी मेरे जैसा लिखे तो ऐसे बोलेगा 15√3/2 से लेफ्ट में जा रहा है। सर ये 15/2 से नीचे जा रहा है। लेफ्ट डायरेक्शन को किससे कवर करते हो? माइनस आई कैप से। डाउन डायरेक्शन को किससे कवर करोगे? माइनस जे कैप से। तो कौन सा तरीका अच्छा होता है? ये वाला, पहले वाला आई कैप और जे कैप वाला, ये गांव वाला मेथड? सर पहला मेथड या दूसरा मेथड? सर पहला मेथड बढ़िया है ना? Yes, sir. मैं तुमसे एक छोटा सा डिस्कशन पूछूं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। फाइंड, सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आपको एक वेक्टर दिया गया बेटा जो कितने मैग्नीट्यूड का है बेटा? 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? बोलो, अभी सिखाया। 25। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कॉम्पोनेंट कितना है बच्चे? 15। वाई कॉम्पोनेंट कितना है? 20। 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225। 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400। तो आंसर 625। 625 का रूट कितना होगा? 25। सर ये मैग्नीट्यूड वाला काम तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगा रहे हो ना। 15 आई कैप का मतलब x में कितना वॉक किया? 15। y में कितना वॉक किया? 20। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो आंसर 25 आ गया ना।
अभी मैंने आपको दिखाया, अगर आप बॉल थ्रो करते हो तो अगर वेलोसिटी ऐसी है तो क्या ये बॉल आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है? यस सर। अब अगर ये बॉल आगे जा रही है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ होगी, और बॉल ऊपर जा रही है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कुछ होगी। क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल सकते हो? हाँ सर। बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी जिससे एंगल मेजर करते हैं उस डायरेक्शन में? कॉस। और ऊपर कितनी वेलोसिटी जा रहा होगा? तो साइन। क्लियर? यस सर। Yes. फिर बच्चे मुझे बताना, सबने पक्की बात है जब ट्रैवल करते हो तो हम लोग स्टॉलर्स को पुल करते हैं। अगर मैं स्टॉलर को, इस फोर्स को एफ को थीटा एंगल पे बेटा लगाता हूं, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर है? थीटा। तो मेरे स्टॉलर को आगे कौन सा फोर्स लेके जा रहा है? यस, मेरे स्टॉलर को कौन लेके जा रहा है? एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा तो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है ना। दिखा? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक पॉन्ड में स्विम कर रहा हूं, ये पॉन्ड है, सिंपल सा रेक्टेंगुलर पॉन्ड, और मैं इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा हूं, तो मुझे बताना बेटा, इधर ये वेलोसिटी v cos थीटा होगी और यस ये सर। वेलोसिटी v sin थीटा होगी। अगर यस मेरी सर। फिनिश लाइन इधर है और मेरी फिनिश लाइन इधर है, तो कौन सा, इस वाले फिनिश लाइन के लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंस रखेगा? सर वी साइन थीटा। और अगर ये फिनिश लाइन होगी तो? वी Because कॉस थीटा। अगर ये फिनिश लाइन है तो थीटा कितना रखना चाहिए? अगर ये फिनिश 90 है डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री, मतलब इधर स्विम कर जाओ। और अगर ये फिनिश है तो थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो आपको कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं ना क्या हुआ? यस सर। सर आपकी भले वेलोसिटी। अच्छा, ये कंपोनेंट ध्यान से देखो तीनों, क्या आपको लग रहा है इन सब में आपने एक प्लेन में सारी बातें करी हैं? ये एक प्लेन है सर, ये एक प्लेन है। जब प्लेन में बातें होंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, कॉस और साइन। क्लियर? एक और बस चलते चलते एग्जांपल, थोड़ा सा लेट हुआ। मुझे बताओ बच्चे, अभी भी आप छोटे बच्चे हो, थोड़े दिन पहले आप लोग स्लाइड्स पे जाते होगे ना? यस सर। स्लाइड पे ऐसे खटाक खटाक चलते हुए ऊपर जाते थे और ऐसे स्लाइड करके नीचे आ जाते थे। ठीक? क्लियर? पक्का? अब मुझे बताओ, आपका वेट अगर mg है, वेट एक फोर्स होता है जो अर्थ लगाती है, और ये एंगल बच्चे थीटा है, तो आपकी बॉडी को नीचे स्लाइड कराने वाला फोर्स कौन सा था? mg cos थीटा या mg sin थीटा? स्लाइड, स्लाइड के लॉन्ग फिसलाने वाला, नीचे खींचने वाला कौन सा फोर्स हुआ? mg cos थीटा, mg sin थीटा? mg sin सर theta. साइन थीटा। साइन थीटा ना? पक्का ना? कभी ऐसी स्लाइड पे बैठे हो? नहीं सर। ऐसी स्लाइड हो गई तो पक्की बात है बेटा, थीटा 0 हो जाएगा ना? यस सर। तो स्लाइड कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो mg sin थीटा। पक्का? देखो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो अगर स्लाइड को जितना तुम कम करते जाओगे, सोचो स्लाइड को जितना नीचे झुकाते जाओगे थीटा कम होता जाएगा, जितना थीटा कम होता जाएगा mg sin थीटा कम होता जाएगा, और वो झूला घटिया कैटेगरी में, स्लाइड घटिया कैटेगरी में कन्वर्ट होता जाएगा। कभी ऐसे स्लाइड पे बैठे थीटा जिसका केवल 2 डिग्री हो? स्लाइड कौन से अच्छे होते हैं? इनका सर थीटा बढ़िया दो, थीटा 60 डिग्री हो तो मजा आएगा। तो सर बताओ गड़बड़ क्या होगी? दोनों में तुम्हारा वेट कम हो गया, वेट का कंपोनेंट अलग अलग हो गया। कंपोनेंट वेट तो दोनों केस में सेम ही होगा ना? तो यस जो सर। स्लाइड पे आपको नीचे लेके आता है वो वेट लेके आता है, कंपोनेंट ऑफ वेट नीचे लाता है। सर कंपोनेंट ऑफ वेट। तो अभी क्लियर है, दिमाग में बात बैठती बेटा? वेक्टर का कंपोनेंट क्या हुए? तो जिससे एंगल मेजर करते हैं उस डायरेक्शन में कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन।